मेरे पति मुझसे 22 साल बड़े थे। हमारे बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। एक दिन मेरे पति का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उन्हें लकवा हो गया। वे बहुत परेशान रहते थे और रात को रोते रहते थे। अक्सर मुझे स्टोर रूम की ओर इशारा किया करते थे। जब मैं स्टोर रूम में जाती तो अंदर कोई नहीं होता। फिर एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उनकी मौत के बाद मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। जब मुझे वहाँ एक चीज़ मिली, उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे पति बार बार स्टोर रूम की ओर इशारा कर रहे थे। कहा जाता है कि ज़िंदगी में हर किसी के साथ एक दिन न्याय ज़रूर होता है। अच्छे लोगों के साथ न्याय हो जाता है और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा नाम दीपाली है। मैं बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे एक सरकारी सेवक के साथ मेरी शादी कर दी। वे मुझसे 22 साल बड़े थे और उनके सिर पर एक भी बाल नहीं थे। जब भी हम साथ में बाहर जाते थे तो हर कोई हमें देखता था और सोचता था कि मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा और ज़्यादा खाओ और वज़न बढ़ाओ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा खाऊंगी और वज़न बढ़ाऊंगी तो मैं थोड़ी थोड़ी उनके बराबर लगूंगी। मैंने मजाक में कहा कि मेरा वज़न बढ़ाने के बजाय आपका वज़न कम कर दो तो। और वह सुनते ही उनको गुस्सा आ गया और तुरंत मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। हमारी शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे और उन्होंने अपना हाथ मुझ पर उठाया और मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं नीचे गिर गई। मैं हैरान रह गई कि मेरे तो मजाक किया था। उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई और मुझसे कहा कि अगर तुम औरत हो तो औरत बन के रहो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा इस तरह मजाक बनाने का कोई हक नहीं है। मैं बोली कि मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, लेकिन आपने इसे बहुत गलत समझ लिया। फिर भी वह अक्सर मुझसे जैसे तैसे बातें करते रहते और हर रोज़ मेरे लिए कुछ न कुछ ऐसा खाने के लिए लाते कि जिससे मेरा वज़न बढ़ता जाए। वह मुझे हर रोज़ बाहर से केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर लाकर खिलाते। हर कोई सोचता था कि वह मुझसे कितना प्यार करते हैं और मेरे लिए हर दिन कुछ न कुछ लाते हैं, लेकिन सच तो यह था कि वह चाहते थे कि मेरा वज़न जल्द से जल्द बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए रोज़ लाई जाती थी। मुझे रोज़ रोज़ इस तरह बाहर का खाना पसंद नहीं था। बाहर का खाना खाने से मेरा पेट खराब हो गया, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें ये सब खाना पड़ेगा। ऐसे खाने की वजह से मेरा वज़न तो बढ़ गया, पर मैं इतनी बहुत बुरी दिखने लगी कि सब मुझसे कहने लगे कि तुम शादी से पहले कितनी पतली थी और इतनी जल्दी इतना वज़न क्यों बढ़ गया। मेरे पति ने मुझसे किसी और को कुछ भी बताने से मना कर दिया था। शादी के 10वें दिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। वह मेरे माता पिता को गालियाँ देते थे और मुझे बुरा भला कहते थे। वह मुझे अपनी कमाई का 1 रुपया भी नहीं देते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही थी। वह मुझे कोई इज्जत भी नहीं देना चाहते थे। अब वह मुझसे कहने लगे कि अगर तुझे पैसा चाहिए तो कोई काम शुरू कर ले। जब मेरी ज़िंदगी में ज़रा सी भी शांति नहीं थी तो वह हमेशा किसी न किसी बात पर मुझसे झगड़ते रहते थे। मैंने स्कूल में काम करना शुरू कर दिया था। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि कभी कभी मैं स्कूल में छात्रों के सामने रोया करती थी। बच्चे भी आश्चर्य हो जाते और मुझसे पूछते कि टीचर को क्या हुआ, लेकिन मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं होता था। मेरे पास अपना कहने वाला कोई नहीं था जिसके सामने मैं अपना दुख व्यक्त कर सकूं। मेरे पति की विचारधारा बहुत पुराने ज़माने की थी और पिछड़ी हुई। वह ऐसा कहता कि घरवाली को हमेशा दबा कर रखना चाहिए, नहीं तो यह आपकी इज्जत नहीं करेगी और आपके सिर पर चढ़ जाएगी।
इसलिए मैं अपनी पत्नी को मारता रहता हूँ और इसे अपने नियंत्रण पर रखता हूँ। वे मुझे अपने दोस्तों के सामने भी भला बुरा कहते और मेरा अपमान करते रहते थे। अभी हमारा कोई बच्चा भी नहीं था। मैं बहुत उदास हो जाती थी। अगर कोई पूछता था तो मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को मुझसे क्या शिकायत थी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मुझे उसकी हर बात पर विश्वास हो गया। मुझे नहीं पता कि वह मुझसे नाराज़ क्यों थे, जबकि मैंने वह सब कुछ किया जो उन्होंने मुझसे कहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है, क्योंकि मुझसे गुस्सा होने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता था, उनके साथ हंसी मजाक करता था और बहुत खुश रहता था। कभी कभी उसके दोस्त भी हमारे घर आते थे और जब भी उसके दोस्त घर आते थे तो मेरा पूरा दिन रसोई में चला जाता था। अगर मैंने ऐसा किया भी तो मैं उनकी नज़रों में बुरी थी। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे घर को किसकी नज़र लगी है या किसी ने कोई काला जादू किया है। मेरे पति जिस ऑफिस में काम करते थे वह खूब पैसा कमाते थे और अक्सर गाड़ियाँ बदलते रहते थे। वह अपने सारे मौज शौक पूरे करते थे और मुझे क्या चाहिए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। मैं अपना खर्चा खुद ही उठाती थी। धीरे धीरे आसपास के सभी लोगों को पता चल गया कि ये दोनों बहुत झगड़ते रहते हैं। एक दिन हम दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मेरे पति बहुत गुस्से से बोले, ठीक से खाना भी नहीं बना पाती, आज दाल क्यों बनाई है, अच्छी सब्जी भी नहीं बना सकती, तुम्हें पता है कि मुझे दाल पसंद नहीं है। फिर मैंने भी गुस्से में कहा, आपको जो खाना हो वह लेकर आना तो मैं बना कर दूंगी। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं बाहर से खरीद करके लाऊं। मैंने इतना ही कहा और मेरे पति को ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए कि उनका शरीर कांपने लगा और उन्होंने मुझसे बोला, अभी के अभी मेरे घर से बाहर चली जा, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। वैसे भी तुम मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, वह तो मेरी मजबूरी थी तुम्हारे साथ रहना। मेरे पति को इतना गुस्सा आ गया कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वह नीचे गिर गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उनकी हालत देखकर मैं तो घबरा गई और जल्दी जल्दी में एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया और उनको अस्पताल ले गई। पर डॉक्टर बोले इनको हाई बीपी के कारण लकवा मार गया है। अब यह चल नहीं सकेंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। उनका पूरा शरीर बेजान हो गया था। सिर्फ उनकी आँखों से पलकें झपकाकर और कुछ उंगलियों से इशारा कर सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने से उनका बीपी हाई हो गया था, इसी वजह से उनको लकवा हो गया। थोड़े दिनों तक अस्पताल में रहे और फिर अस्पताल से छुट्टी दे दी। अब मैं ही उनकी सेवा कर रही हूँ। वह तो कुछ भी बोल नहीं सकते, बेजान शरीर भी हिल नहीं रहा था। फिर भी उनकी आँखों में खुद के बर्ताव के प्रति जरा सा भी पछतावा नहीं दिख रहा था मुझे। जो कुछ भी हुआ उसमें भी कुछ नहीं कर सकती थी, पर उनकी हालत को देखने के बाद मैं बहुत दुखी हो जाती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनके साथ इतना बुरा हो। मैं एक भारतीय नारी हूँ, इसलिए मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पति का कुछ भी नुकसान हो। फिर भले ही पति जैसा भी हो, पर पति पति होता है। मैं पूरा दिन उनकी सेवा करती और साथ में नौकरी भी करती। मेरी सेवा देखने के बाद मेरे पति की आंखों में मेरे लिए थोड़ा प्रेम दिखने लगा। कहीं उनको एहसास हो रहा था कि मैं जिस पत्नी को ऐसा वैसा बोलता था, मारपीट करता था, आज उसी ने ही मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया और मेरी इतनी सेवा की है। एक दिन में नौकरी जाने के लिए जल्दी जल्दी घर का काम कर रही थी, तब मेरे पति ने मुझे कुछ अजीब इशारा किया। अजीब इसलिए कि मुझे जो भी इशारा करते वो मैं समझती। वह जैसे कि उनको भूख लगी है, बाथरूम जाना हो। पर इस बार तो उन्होंने जो इशारा किया था वह कुछ अलग ही था। वह स्टोर रूम की तरफ इशारा किया करते थे। पहले तो मैं कुछ समझी नहीं, फिर थोड़ा समझ में आया तो मैंने उनको पूछा कि स्टोर रूम की ओर इशारा क्यों किया करते हैं, वहाँ क्या है, आपको वहाँ जाना है? पर उन्होंने नहीं, ना का इशारा किया।
पर बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करते ही रहते थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने स्टोर रूम में जाकर देखा पर वहाँ कुछ नहीं था। मैंने उनको कहा, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तब वो चुप हो गए। जाते और घर में मैंने एक काम वाली बाई रखी थी क्योंकि मैं पूरा दिन घर पर नहीं रुक सकती थी। पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मुझे नौकरी पर जाना ही पड़ेगा। मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती थी और अब मेरे पति का भी काम छूट गया है। वह काम पर जाने के लायक ही नहीं रहे हैं। ऑफिस की ओर से सब क्लियर हो गया था। उनका फंड जो भी मिलने वाला था उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उनके फंड के लिए मैं रोज़ रोज़ ऑफिस में फ़ोन करती, पर ऑफिस वाले मुझे कुछ ना कुछ बहाना बना देते और मेरे पति को बहुत लोग जानते थे और उनसे डरते भी थे। उनका काम ऐसा था कि उनके साइन के बिना वह काम पूरा ही नहीं हो सकता था। इस बात का फ़ायदा मेरे पति अच्छी तरह से उठाते थे। किसी को मेरे पति के फाइल पर साइन करवाना हो तो मेरे पति उनसे बड़ी रकम वसूल किया करते थे। अब घर में पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया था। सब रिश्तेदार भी पहले आते थे और मीठी मीठी बातें करते थे, अपना काम करवाते थे और उन लोगों ने भी अब आना बंद कर दिया था और अब तो कब किसी का फ़ोन भी नहीं आता था। इसलिए मेरे पति को एहसास हो गया था कि मुश्किल समय में पत्नी ही काम आती है। मेरे पति रोज़ अब हर दिन स्टोर रूम की तरफ इशारा करते और रोते थे। कभी कभी तो उनकी हालत देखने के बाद मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते थे। हमारी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 3 साल हुए थे। यह बात अलग है कि इन 3 सालों में उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था, पर मैंने उनको माफ़ कर दिया था क्योंकि उनके कर्मों की सज़ा उन्हें कुदरत ने दे दी थी। फिर सज़ा देने वाली मैं कौन होती हूँ। पर फिर भी मैं उनकी यह बात से हैरान थी कि वह बार बार स्टोर रूम की तरफ क्यों इशारा कर रहे थे। उनके कहने से मैं स्टोर रूम में जाती फिर देखती, लेकिन मुझे कुछ नया दिखाई नहीं देता था। पर कुछ तो था जिसके लिए मेरे पति बार बार इशारा किया करते थे, क्योंकि बेड पर पड़ा हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। एक दिन हमारे घर पर एक लड़की आई और खुद को वह मेरे पति की कजिन बहन बता रही थी, लेकिन मेरे पति से तो मिली भी नहीं और मेरे साथ बात करने लगी जैसे कि बाकी का पगार कब मिलेगा, फंड कब हाथ में आएगा, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ ऑफिस में, पर वे लोग कुछ ना कुछ बहाना करके फ़ोन रख देते हैं। फिर वह कहने लगी, पीएफ के पैसे तो बहुत सारे होंगे, इतने सारे पैसे का तुम क्या करोगी। मैंने कहा, कोई अच्छी सी बड़ी सी हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाऊंगी और हो सके तो वह ठीक हो जाए। यह मेरे पति की इस बहन का नाम श्वेता था। मुझे कहने लगी, इसकी तो अच्छी खासी सैलरी भी थी और सबसे रिश्वत भी लेता था, तो इतने सारे पैसे का क्या हुआ, कहीं इसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी मेरे हाथों में तो क्या घर में भी कुछ पैसे उनके पैसों से लाकर नहीं दिया। तब वह कहने लगी, तब तो ज़रूर उसकी पत्नी होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो अब तक तो मुझे जानकारी मिल गई होती। श्वेता कहने लगी, तुम झूठ बोल रही हो, एक सरकारी नौकरी में बड़े पदवी पर था, अच्छी सैलरी थी, रिश्वत लेता था, तो घर में कितनी बड़ी पैसों की रकम आई होगी, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं खुद नौकरी कर कर अपना खर्चा उठा रही हूँ, उन्होंने मुझे एक भी पैसा कभी नहीं दिया, कुछ भी नहीं देते थे। अगर जो कुछ तुम्हें कोई भी शंका हो तो तुम खुद जाकर तपास कर ले और खोज ले उनके पैसे और उनकी दूसरी बीवी को भी, और मिल जाए तो मुझे भी बताना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना सुनकर गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम भी बहुत घमंडी हो और तुम्हारा पति भी बहुत घमंडी था, इसलिए तो अभी बेड पर ही पड़ा है। इतना कहने के बाद वो गुस्से में पैर पसारती चली गई। मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में कैसे कैसे इंसान भी हैं, बीमार की तबीयत नहीं पूछते पर पैसों की चिंता करते हैं। फिर मैं खड़ी होकर मेरे पति के पास गई। मैंने उनसे श्वेता के बारे में बात की। वह मेरी बात सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं।
मैं पूरे मन से मेरे पति की सेवा करती थी। डॉक्टर के पास भी बार बार चेक कराने ले जाती थी। हर बार डॉक्टर मुझे ऐसा ही कहते कि आप चाहे तो कोई भी दूसरे डॉक्टर को दिखा सकते। मुझे नहीं लगता कि अब वह यह ठीक होंगे। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मेरी हिम्मत टूट जाती थी। डॉक्टर हर महीने चेक करते और हर बार ऐसा ही कहते कि उनकी तबीयत अच्छी हो जाए, ऐसी आशा मत रखना। मेरे पति आज भी स्टोर रूम की तरफ इशारा करते और रोते थे। वह पूरा दिन बहुत उदास और चिंता में रहते थे। अब धीरे धीरे उनका खाना पीना भी बहुत कम हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि जो ऐसे ही चिंता में रहेंगे तो दवा ज़्यादा असर नहीं करेगी। एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठी और मेरे पति को जगाने गई तो उनकी आंखें नहीं खुली और उनका शरीर भी ठंडा हो गया था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आए और चेक किया और बोले यह तो रात को ही मर गए थे। यह सुनने के बाद मैं रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे समझाया, इस हालत में रोया नहीं जाता। आपके पति जिस हालत में थे वह खूब पीड़ा में थे। इससे अच्छा हो गया कि वह परलोक चले गए, क्योंकि बहुत लाचार और मजबूर थे। फिर मैंने अपने आप को संभाला और सोचा कि डॉक्टर सच ही तो कह रहे थे। वह बेड से खड़े भी नहीं हो रहे थे तो इस लाचारी से मुक्त हो गए। पर कुछ भी हो, मुझे मेरे पति को खोने का बहुत दुख था। जैसे भी थे, पर उनकी मौजूदगी में मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। वह थे तब ऐसा लगता था कि कोई अपना भी है, फिर भले ही नाम का ही हो। क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी और अब दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं अकेली और बुझी हुई थी। मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ घर का काम खोजती रहती थी मैं। अभी तक मैंने काम वाली बाई को निकाला नहीं था। वह मेरे साथ ही रहती थी। कम से कम उसके रहने से मुझे अकेलापन नहीं लगता था और घर में मेरा मन भी लगा रहता था। मैं घर के बाहर भी बहुत कम निकलती थी। बाहर का सब काम वाली बाई करती थी। एक दिन मैं घर का कुछ काम कर रही थी, तभी डोरबेल की आवाज़ आई और काम वाली बाई ने जाकर दरवाज़ा खोला। फिर आकर मुझे कहने लगी, आपको मिलने कोई लेडी आई है, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी है। मैंने कहा उसको अंदर ले आ। जब वह हमारे घर में आई तो मैं उसको पहचानने की कोशिश करने लगी कि कहीं मैंने इनको देखा है हो, पर वह मेरी जान पहचान की नहीं थी। वह बोली, तुम्हारे कारण मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। वह कहने लगी कि तुम्हारे पति मेरे भी पति थे। तुम्हारी शादी के 2-3 महीने के बाद ही उन्होंने मुझसे शादी की थी और हमारा एक बच्चा भी है। अब मुझे मेरा हक चाहिए। मैं इस बच्चे को उसका हक दिलाने आई हूँ। यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि सचमुच मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी, तभी वह मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे और मुझे जरा सा भी मान सम्मान नहीं दे रहे थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म भी नहीं आई कि एक शादीशुदा मर्द के साथ संबंध बनाए? तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तेरे लिए उन्होंने कभी मुझसे प्रेम नहीं किया। रात दिन मुझे मारते रहते थे और मुझे बहुत परेशान किया करते थे और घर में ऐसा एक भी पैसा नहीं देते थे, क्योंकि सारे पैसे तुम्हारे पीछे जो खर्च हो जाते थे। जब वह बीमार पड़े बेड पर थे तब उनको सेवा करने के लिए किसी की ज़रूरत थी, तब तुम्हारा हक कहाँ गया था? तब मैंने सेवा की है उनकी। मेरी बात सुनकर वह बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तो शादी करने के लिए नहीं कहा था ना, उनको मेरी ज़रूरत थी, उन्होंने मुझसे शादी की थी और अब मेरे बच्चे का हक मुझे चाहिए। वह सरकारी जॉब करते थे तो अच्छी पोस्ट पर थे और इतने सारे पैसे कमाते थे। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, उसी प्रॉपर्टी में से मुझे मेरा हक चाहिए। अब उनके मरने के बाद उनका पेंशन भी तो आता होगा। मुझे हर एक चीज़ में मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने गुस्से में उसको कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ था वह तुम्हारे पीछे और पता नहीं ऐसी तुम्हारे जैसी कई के पास कहाँ खर्च किया करते थे।
उन्होंने कभी मुझे एक भी रुपया नहीं दिया। मैं खुद का खर्चा नौकरी करके उठा रही हूँ। यह घर भी किराए का है। मेरी बात सुनने के बाद उसे मुझ पर विश्वास न था तो बोली, इतना सारा पैसा कमाने वाला इंसान ने खुद का घर भी नहीं बनाया होगा। उसने अंदर आकर पूरे घर में तपास करना शुरू कर दिया। पूरे घर में उसको कुछ नहीं मिला। लास्ट में परेशान होकर मुझे धमकी देकर चली गई, मैं कोर्ट में जाऊंगी, अपना हक जरूर लूंगी। हे भगवान, अभी पता नहीं कितनी परीक्षाएं बाकी हैं मेरी। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई और अब जल्दी से मेरे पति के ऑफिस में फ़ोन किया और कहा कि मुझे अर्जेंट में सारे पैसे चाहिए। यह औरत इस तरह से आई थी और उसकी धमकी और इसकी हिम्मत देखने के बाद मुझे एक भी पैसा नहीं देगी। बार बार ऑफिस में फ़ोन करके और ऑफिस का धक्का खाकर मैं परेशान हो गई थी और अब वे लोग पैसा देना टालते थे। अब तो मेरी नौकरी भी छूट गई थी। घर में पैसों की बहुत तंगी हो गई थी। धीरे धीरे हालत बहुत ख़राब हो गई थी। एक टाइम का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। कभी कभी तो भूखा भी सोना पड़ता था। मैंने काम वाली बाई को निकाल दिया था। उसको कहा कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगी, तुम दूसरी जगह अपना काम ढूंढ लो। भूख के कारण मेरी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। कभी बीमार हो जाती थी तो दवाई लेने के भी पैसे नहीं थे। 2-3 दिन में खुद ही ठीक हो जाती थी। पर मेरी तबीयत अब ज़्यादा बिगड़ गई और मेरा शरीर इतना अशक्त हो गया था कि जैसे सिर्फ हाड़ पिंजर खड़ा हो ऐसा लगता था। दूसरी जगह नौकरी भी नहीं कर सकती थी। मेरी काम वाली बाई बहुत अच्छी थी। कभी कभी मेरे लिए हाल चाल पूछने आ जाती और मेरे लिए कुछ ना कुछ खाना पीना भी साथ ले आती। एक दिन मकान मालिक आया और उन्होंने कहा, मकान का भाड़ा दो नहीं तो मकान खाली कर दो। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं कहाँ जाऊंगी, पर मकान मालिक बहुत पत्थर दिल था। मेरे रोने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से धमकी देकर चला गया, घर खाली कर दे नहीं तो कल आकर सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर वापस मकान मालिक आया मेरे पास और कहने लगा, अगर तू चाहे तो इस घर में रह सकती है, वह भी बिना भाड़ा दिए, मुफ्त में। मैं खुश हो गई कि शायद मकान मालिक के मन में मुझ पर दया आई हो। मुझे ऐसा लगा कि उसकी नज़रों में दया नहीं हवस दिख रही थी। पर वह मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कंधा दबाकर बोला, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जो तू चाहे तो मुफ्त में रह सकती हो, बस मेरी सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेगी। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। वह मुझे सोचने का समय देकर चला गया। मैं अपने मन में मेरे पति को कोस रही थी कि कम से कम घर तो खुद का बना दिया होता, जिसकी वजह से मैं मेरी इज्जत बचाकर घर में सुरक्षित रह सकूं। अब मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। उस दिन घर का सारा सामान बेचने के सोच लिया। मैंने सोचा कि उससे जो भी पैसा मिलेगा उनसे मकान भाड़ा दे दूंगी और बाद में यहाँ से चले जाऊंगी। फिर भले ही मुझे किसी के घर में कचरा पोछा करना पड़े, मैं अपना गुजारा कर लूँगी। घर का जो बड़ा बड़ा सामान था वो मैंने बेच दिया और थोड़ा छोटा बड़ा सामान जो बच रह गया था उसे सेट करने लगी। यह सब काम करते करते मेरे पति की यह बात याद आई। कुछ तो ऐसा था जिसको लेकर मेरे पति स्टोर रूम की तरफ इशारा किया करते थे और बताते थे कि मैं स्टोर रूम में गई और तपास करने लगी। मुझे कुछ नहीं मिला, पर वहाँ एक पीतल का घड़ा पड़ा था। मैंने सोचा कि यह कीमती होगा। घड़े को हाथ में उठाया, पर मेरे हाथ से घड़ा नीचे गिर गया और घड़ा गिरने के कारण नीचे की टाइल्स टूट गई। तो मैंने टाइल्स के नीचे एक पेटी देखी। फिर पेटी को फटाफट बाहर निकाला और खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी पेटी सोना चांदी के सिक्कों और कीमती ज्वेलरी से भरी हुई थी। पेटी का आधा भाग ज्वेलरी और सिक्कों से भरा हुआ था और दूसरा आधा भाग रुपयों से भरा हुआ था।
मैं तो स्तब्ध रह गई। मेरे पति की पूरी जिंदगी की कमाई रखी हुई थी इस पेटी में। सरकारी जॉब करते थे तो कम से कम 20 साल की जॉब हो गई थी। इतने समय में जितने पैसे कमाए थे सभी जमा करके इसी पेटी में रखे हुए थे। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे थे। शायद मरने से पहले वह खुद की सारी मिल्कत मुझे देना चाहते थे। उनके बचे हुए दिनों में मेरी उनकी तरफ से सेवा देखने के बाद इस दुनिया में मैं अकेली थी जो उनको दिल से प्रेम करती थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मन में मेरे पति को मैंने थैंक यू बोला और भगवान को कहा कि उनकी आत्मा को शांति देना। फिर मैं जल्दी जल्दी सब एक बैग में भरने लगी। मैंने मेरी काम वाली बाई को घर पर बुलाया और बचा कुचा थोड़ा सामान था उसको दे दिया और थोड़े पैसे भी दिए। मकान मालिक आए उससे पहले मैं यहाँ से चली जाना चाहती थी क्योंकि मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। मुझे अकेले देखकर वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। मेरी काम वाली बाई भी हैरान रह गई कि मेरे पास इतने सारे रुपए कहाँ से आए। उसे लगा कि शायद मेरे पति की ऑफिस से मुझे पैसे मिले हैं, पर वह सरकारी कर्मचारी तो सारे रुपए खा गए, एक भी पैसा नहीं दिया। थोड़ा ज़रूरी सामान और पति ने जो बचाए थे वह पैसे लेकर मैं दूसरे शहर में चली गई। सबसे पहले वहां जाकर एक छोटा सा घर खरीदा और अब आज मेरे पास सब कुछ है। गाड़ी है, घर है, पैसा है। मेरी ज़िंदगी अब शांति से गुजर रही है। मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहती थी। भले मेरी उम्र बहुत छोटी थी पर अभी मैं सिर्फ 25 साल की हूँ क्योंकि मेरी शादी 21 साल में हो गई थी। मेरे मम्मी पापा ने करा दी थी। अभी मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी न थी। 12वीं के बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया था क्योंकि हमारे घर की हालत ठीक नहीं थी। आगे का पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आज मेरे पास पैसा है इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने की सोच रही हूँ। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ क्योंकि पैसों का कोई भरोसा नहीं, आज है और कल ना भी हो। अब जिंदगी में सुख ही सुख था पर अकेलापन भी था। मेरा खुद का अपना जो मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं था। मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगी हूँ। जिंदगी में सारे दुख देखे। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कभी सच्चा प्रेम, सच्चा साथी क्या मुझे नहीं मिलेगा। पैसे थे इसलिए धीरे धीरे मेरी तबीयत भी सुधरने लगी। अब मैं फिर से पहले जैसी हो गई थी। मेरे पैसे देखकर बहुत सारे लड़कों ने मेरे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर मैंने कभी किसी की दोस्ती नहीं स्वीकारी। मुझे किसी से सच्चा प्रेम और जीवन साथी नजर नहीं आते थे। आपको क्या लगता है, क्या मुझे सच्चा जीवन साथी मिलेगा जो मुझे सच्चा प्रेम करेगा? आपका मंतव्य मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं।